स्पष्ट दिख रहा है। चलिए आज हम लोग कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ेंगे। सर्वांग त्रिभुज। देखिए अभी 8th क्लास तक हम लोग केवल एक ही आकृति के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन 9th क्लास में जब हम लोग कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और बहुत सारे ऐसे आकृति हम लोग देखते हैं कि जो एक ही जैसे दिखते हैं, हो सकता है कि वो इक्वल भी हो और अनइक्वल भी हो, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं। अगर वो दिखने में भी एक जैसे हों और वो एक दूसरे पर कोलैप्स कर जाए, एक दूसरे को ढक ले, तब वैसी स्थिति में वे दोनों आकृति को हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस फिगर है, कॉन्ग्रुएंस आकृति है, सर्वांगसम आकृति है। ऐसे बहुत सारे आकृति हैं। जैसे छोटा छोटा कांच का जो चूड़ी होता है उन्हें देख लें, दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं दोनों का इक्वल हो उन्हें देख लें, दो आयत को देख लें, दो वर्ग को देख लें, दो सर्किल को देख लें, बेंच का दो पटरा देख लें, दरवाजा का दोनों पल्ला देख लें। ये सारे के सारे जो हैं कैसे होते हैं, तो बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे होते हैं और आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वे दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, और अब इक्वल नहीं हैं और दिखने में एक जैसे हैं तो फिर हम उनको सिमिलर कहते हैं, हम उनको समरूप कहते हैं। वह समरूप के बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है और कॉन्ग्रुएंस के बारे में हमें 9th क्लास में पढ़ना है। बेसिकली हमें यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम दो सर्किल को कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे, जो दो वृत्त को हम कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे, जब दोनों की त्रिज्याएं क्या हो, सेम हो। यानी R1 इसका त्रिज्या है, R2 इसका है, और अगर R1 = R2 है तो हम कहेंगे ये सर्वांगसम आकृति है। क्यों? क्योंकि जब दोनों की त्रिज्याएं इक्वल नहीं होंगे तो कभी भी एक दूसरे को ढकेंगे ही नहीं, और इक्वल अगर हो जाते हैं तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। जैसे हम लोग घर में रोटी बनाते हैं तो रोटी अगर माप करके बनाया जाए, ग्लास से काट करके बनाया जाए तो बिल्कुल एकदम एक इक्वल बनेगा। और ऐसे ही अगर हम हाथ से बेलते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर निकल भी जाता है, लेकिन जब बेल करके और एक ऐसा बर्तन ले जैसे काट दिया जाए तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से एक ही हाथ में पहनने वाली जो सारी चूड़ियाँ होती हैं वो भी सारी इक्वल होते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि 2-4 को बड़ा रहता है, 2-4 को छोटा रहता है, पता चलेगा नीचे हाथ के तो बाहरी सब चला गया, तो ऐसा तो रहता है नहीं। तो वो आकृति भी सर्वांगसम ही होंगे। दो हम वर्ग ले लेते हैं, और यदि दोनों वर्ग की भुजाएं इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैसा है, सर्वांगसम है। यानी ये भी ये है, ये भी ये है। उसी तरह से आयत की आकृति, अगर इसकी भुजा लंबाई ये है और चौड़ाई भी है, और फिर इतना ही बड़ी आकृति जिसकी लंबाई ये है और चौड़ाई भी है, तो कहेंगे कि ये दोनों जो है ABCD और PQRS ये जो है सर्वांगसम आकृति है, सर्वांगसम आकृति है। उसी तरीके से इस चैप्टर में हमें जो चीज पढ़ना है वो है ट्रायंगल। हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े कि त्रिभुज को कोण और भुजा के आधार पर बांटा गया। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के मिले, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब हम लोग पढ़े कि जिसका एक कोण कम से कम, यानी एक कोण ही 90 से अधिक और 180 से कम हो, बाकी दोनों को न्यून कोण हो। दूसरा कोण हमने पढ़ा कि एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा कोण हमने पढ़ा न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण
न्यून कोण होते हैं यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं तो हम उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। भुजा के आधार पर हम लोग पढ़ा कि जब एक भी भुजा समान नहीं हो यानी कि तीनों भुजाएं अनइक्वल हो, असमान हो, तब फिर वैसी स्थिति में वो त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर दो भुजाएं समान हो तब उसे हम सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो तो फिर हम वैसी स्थिति में उनको हम सम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी देख लिया जाए, पी क्यू आर, और अगर इनकी ये दो भुजाएं जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं कि इनकी दो भुजाएं और इनकी भी दो भुजाएं इक्वल है, मतलब इसका ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है और इसका ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और इनका बीच वाला जो कोण है ये भी बराबर है, तब हम इनको कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर एक दूसरे को उठा करके रखा जाए तो पूरा पूरा ढक लेंगे, है ना। एंगल ए बराबर एंगल पी दे दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो और एक कोण बीच वाला कोण इक्वल हो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। बहुत सारे इसमें केस हम लोग को पढ़ना है। वो सारे केस सर्वांगसमता का केस है कि एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, है ना, एंगल साइड एंगल, और राइट हैंड साइड, ये सारे केस पढ़ना है। इन सारे केस पर हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसमता साबित भी करेंगे। ये ऐसे से हम लोग कैसे साबित करेंगे कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ऐसे ऐसे कैसे करेंगे, और फिर इस पर बहुत सारे क्या होंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे।